अस्सलाम वालेकुम। ग्रिफिन पोल्ट्री यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि हम कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स है जो पोल्ट्री के अंदर इस्तेमाल करते हैं। छोटे पैमाने पे अगर हमने छोटे बर्ड्स रखे हुए हैं तो उनके लिए कौन सी मेडिसिन यूज़ करते हैं, या फिर हम ज़्यादा पैमाने पे रखे हुए हैं, कमर्शियल फार्मिंग कर रहे हैं, तो उसके ऊपर हम कौन सी मेडिसिन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे जो कॉमन यूज़ होती हैं वो एनरोमाइसिन, टाइलोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन और सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ये सारी एंटीबायोटिक्स हैं। ठीक है, ये इस्तेमाल होती हैं मुख्तलिफ़ अमराज को ठीक करने के लिए। स्पेशली जितनी भी एंटीबायोटिक्स होती हैं ये 3 तरह के फंक्शन परफॉर्म करती हैं बर्ड के अंदर जाके। ठीक है, जिससे बर्ड बच जाते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसी होती हैं जो बैक्टीरियोस्टैटिक होती हैं कि उनकी ग्रोथ को रोक देती हैं। ठीक है, और आगे ग्रो नहीं कर पाते और बर्ड उनके अगेंस्ट इम्यूनिटी कर लेता है और तंदुरुस्त हो जाता है। सेकंड नंबर पे आती हैं बैक्टीरियल साइडल। ये क्या करती हैं कि बैक्टीरिया को किल कर देती हैं। जो बैक्टीरिया बॉडी के अंदर दाखिल होता है उसको मार देती हैं। ठीक है, तीसरे नंबर पे जो आती हैं वो सेल वाल को डैमेज करती हैं, और बैक्टीरिया की सेल वाल जो होती है उसके ऊपर गिरदे का ग़िलाफ़ होता है जो उसे बर्ड के अंदर ले जाके उसे ज़िंदा रहने के लिए मुफीद होता है, तो उसको तबाह कर देती हैं। तो उसके बाद जो बैक्टीरिया होते हैं ये प्रोटीन से आगे रेप्लिकेट करते हैं, बढ़ते रहते हैं। अगर प्रोटीन को रोक दिया जाए तो इनकी ग्रोथ भी रुक जाती है। तो एंटीबायोटिक ये यूज़ करती हैं। ठीक है, तो इसका सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो ह्यूमन के अंदर हो रहा है। तो यूरोप के अंदर और दूसरे ममालिक के अंदर 2006 में बैन हो चुकी हैं। वहाँ पे कोई एंटीबायोटिक इस्तेमाल नहीं होती, क्योंकि इसका जो साइड इफ़ेक्ट आ रहा था कि हम अपने परिंदों को ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक इस्तेमाल करवाते हैं, जिससे सबसे ज़्यादा नुकसान ये आ रहा है कि उनके अंदर रेजिस्टेंस पैदा हो रही है। रेजिस्टेंस क्या मतलब होता है कि हम एंटीबायोटिक देते हैं, उसके रेसिड्यूल मतलब कि उसके कुछ ना कुछ असरात जो होते हैं वो गोश्त के अंदर रह जाते हैं। ठीक है, अब वो गोश्त हम खाते हैं और हमारे अंदर भी वो असरात आ जाते हैं। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट फिर इसको बदलने के लिए हमने क्या किया कि प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक इस्तेमाल करवाए। ठीक है, तो जिसके अंदर हमने नेचुरल चीज़ें, ग्रोथ प्रमोटर इस्तेमाल करवाए, जिससे उनकी इम्यूनिटी ज़्यादा होती है। जैसे कि दही हो गया या गार्लिक वगैरह हो गई, इससे उनकी इम्यूनिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, और हल्दी को हम ग्रोथ प्रमोटर के तौर पर इस्तेमाल करवाते हैं, और इसके अलावा जो रेड हॉट पेपर होती है जिसे लाल मिर्च बोलते हैं वो भी हम इस्तेमाल करवाते हैं। खैर ये आज का हमारा टॉपिक नहीं है। तो एंटीबायोटिक्स में हमारे पास जो एंटीबायोटिक्स आते हैं वो डिफरेंट अमराज से जो अमराज को इलाज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा जो है ना कौन सी ऐसी बीमारी है जो कि बैक्टीरिया को अपने बर्ड्स को, ब्रायलर हो चाहे लेयर हो चाहे ब्रेडर, उनको मारती है। तो सबसे पहली बीमारी है ईएनडी। ईएनडी का मतलब होता है एग्जॉटिक न्यूकासल डिजीज़, मतलब कि जिसे हम आम ज़ुबान में रानीखेत बोलते हैं। ठीक है, ये एक वायरल बीमारी है। अच्छा, इससे पहले भी आपको एक कंसेप्ट समझ आना चाहिए कि बैक्टीरिया से जो आने वाली बीमारी है और जो वायरस से आने वाली बीमारी है, ये दोनों जो एजेंट है, जर्म्स होते हैं जो कि किसी भी बर्ड के अंदर या ह्यूमन के अंदर या इंसानों के अंदर ये बैक्टीरिया डिजीज़ काज करती हैं। ठीक है, बीमारियां फैलाते हैं। तो ये जो वायरस होता है या बैक्टीरिया होता है, इनसे जो बीमारी आती है, कैसे पता चलता है कि कोई जो बीमारी आ रही है वो वायरल है, मतलब कि वायरस की वजह से आ रही है या बैक्टीरिया की वजह से आ रही है। तो आपने ध्यान रखना है, आपकी रिकॉर्ड कीपिंग जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है इस मामले में के अंदर के। अगर आहिस्ता आहिस्ता मोटेलिटी इंक्रीज़ हो रही है, मोटेलिटी बढ़ रही है आहिस्ता आहिस्ता, तो ये क्या मतलब है कि बैक्टीरियल डिजीज़ है। अगर तो यकदम से बढ़ना शुरू हो जाती है मोटेलिटी, बर्ड यकदम से मरना शुरू हो जाते हैं कि उसके अंदर कोई साइन नहीं आता, कुछ मतलब कि उनकी एक्टिविटीज़ हमें नज़र नहीं आती मशकूक, जिसकी वजह से हमें वो जल्दी से मरना शुरू हो जाते हैं। तो वो वायरस की वजह से होते हैं। तो बैक्टीरिया और वायरस से
ये वाली बीमारी आती है। तो जो END है वो एक्जोटिक होती है, ठीक है, फैटल डिजीज़ होती है, कंटेजियस होती है, मतलब एक से दूसरे तक एक बर्ड से दूसरे बर्ड तक आसानी से फैल जाती है और मुहलक अमराज है। ये हर किस्म के परिंदों के अंदर आ जाती है, ब्रॉयलर, ब्रीडर, लेयर, या हमने कोई फैंसी बर्ड रखे हुए हैं, ये घर पे भी रखे हुए हैं। तो ये एक मुश्किल तरीन हमारे पास क्या कहते हैं कि बीमारी है जिसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये इसका सिर्फ एक ही इलाज है कि इसको हम वैक्सीन करें, ठीक है। और इसके अंदर बर्ड्स जो होते हैं वो साइंस और सिम्टम शो किए बगैर ही, मतलब अलामात शो दिखाए बगैर ही मर जाते हैं। तो हमें पता नहीं चलता कि हमने कितना इसका क्या फ़ायदा होता है, ठीक है। उसके बाद आता है टेट्रासाइक्लिन, ये साल्ट का नाम है, ठीक है। और ये मुख्तलिफ आप कह सकते हैं कि मुख्तलिफ ब्रांड नेम के साथ ये मौजूद है मार्केट के अंदर, ठीक है। इसके अंदर जो नमूनिया होता है या रेस्पिरेटरी ट्रैक के इन्फेक्शन होते हैं, मतलब कि ये जो सांस के मसले होते हैं, ये टेट्रासाइक्लिन से हम इसे दूर कर सकते हैं, ठीक है। जिसके अंदर लिम्फेटिक्स हो, इंटेस्टाइनल हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकते हैं, स्किन के इन्फेक्शन हो सकते हैं, या आइज़ के, आँखों के इन्फेक्शन हो सकते हैं, या उनके गुर्दे ख़राब होना शुरू हो जाए, तो हम टेट्रासाइक्लिन इस्तेमाल करवा सकते हैं, जिससे ख़तरा का फ़ायदा होता है। और उसके बाद एरिथ्रोमाइसिन, ठीक है, ये हम इस्तेमाल करवाते हैं माइकोप्लाज्मा के अगेंस्ट, और दूसरे बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो कि सांस का मसला करते हैं, जैसे कि जो माइकोप्लाज्मा होता है, ये भी जो फेफड़े होते हैं इनको ख़त्म करने में जो है ना नुकसान पहुंचाता है, और इनको मारता है, ठीक है, और ख़त्म करता है हमारे फेफड़ों को। और ये एक ख़ास डिजीज़ है, जैसे जिसे हम CRD बोलते हैं, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़, उसके ख़िलाफ़ हम इस्तेमाल करवाते हैं, ठीक है। इसके अच्छे रिज़ल्ट आते हैं, ठीक है। उसके बाद एनरोफ्लॉक्सासिन है, ये हम यूज़ करवाते हैं 10% के हिसाब से। ये वाइड रेंज बैक्टीरिया, मतलब बहुत से बैक्टीरिया को मारने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कि हम ये रेस्पिरेटरी डिजीज़ जैसे कि सांस के मसले के लिए भी इस्तेमाल होता है। उसके बाद अगर लिवर, जिसे कलेजी बोलते हैं, वो ख़राब होना शुरू हो जाती है, उसको ठीक करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। या गुर्दों के जो इन्फेक्शन होते हैं, या उनके अंदर जो बोलते हैं कि गुर्दे ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, तो उसके लिए भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। उसके बाद जो आपने ज़हन में रखना है वो सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, वो हम इस्तेमाल नहीं करवाते। वो एक अच्छी है, एंटीबायोटिक है, लेकिन हम उसे इस्तेमाल नहीं करवाते। उसका साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि उसके जो रेजिड्यूल हैं या उसके असरात हैं वो गोश्त के अंदर ज़्यादा रह जाते हैं, जिसकी वजह से हम उसे इस्तेमाल नहीं करवाते हैं, ठीक है। और उसके बाद डॉक्सीसाइक्लिन है, जो हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करवाते हैं। इससे क्या होता है, भूख कम लगती है, डायरिया हो जाता है, और जो गल्फिंग होती है बर्ड के अंदर, वो उसको वो मुश्किल हो जाती है, ठीक है। और जो परिंदा है, जो कोई जिसको भी हम डॉक्सीसाइक्लिन दे रहे हैं, तो वो आराम नहीं इस्तेमाल कराता, उसके अंदर सर का दर्द उनको होना शुरू हो जाता है, और जो वेटल्स होती हैं उसमें इचिंग होनी शुरू होती है, मतलब वो अंदर ख़ारिश होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो मुख्तलिफ़ बीमारियाँ हैं, जैसे कॉक्सीडियोसिस है, एवियन इन्फ्लुएंजा है, फाउल पॉक्स है, न्यूकासल डिजीज़ है, साल्मोनेलोसिस है। तो ये सारी डिजीज़ हैं जो जिसके ख़िलाफ़ हम एंटीबायोटिक इस्तेमाल करवाते हैं। लेकिन हमारा क्या मेन मकसद क्या होना चाहिए कि हम एंटीबायोटिक को कम से कम इस्तेमाल करवाएं और अपनी बायोसिक्योरिटी को बेहतरीन रखें, जिससे जो इन्फेक्शन है वो फार्म पे आए ही ना। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।